सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं, आपातकालीन उपबंध। जैसा पिछले वीडियो में मैंने वादा किया था कि आपके लिए आने वाले जो वीडियो में हम राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों के बारे में बात करेंगे। आज वही टॉपिक लेकर के आए हैं, चलो इसके बारे में बात करें। लेकिन बात करने से पहले कुछ स्थितियां स्पष्ट करना मैं चाहूँगा कि ये जो आपातकालीन जो उपबंध हमने हमारे संविधान में जोड़ा है, ये किस देश के संविधान से हमने ग्रहण किया है, ये हमारे लिए जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो, आपातकालीन जो उपबंध है, सबसे पहले बात करेंगे कि ये लगाने का अधिकार किसको है। तो सिंपल तौर पे अपन बात करते हैं कि ये अधिकार राष्ट्रपति के पास में। घोषणा कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। कैसे करेगा? मंत्रिमंडल की सलाह पर। मंत्रिमंडल बोलो या मंत्रिपरिषद बोलो, मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह पर। कि मंत्रिमंडल लिखित में ये बात राष्ट्रपति को लिख करके देगा कि देश की हमारे यहाँ पर आपातकाल की आवश्यकता है, तब जाकर के राष्ट्रपति घोषणा करेगा। देखो, ये स्थितियां पहले लिखित वाला नहीं था। सिर्फ पहले हमारे संविधान में क्या था, मंत्रिमंडल सलाह दे देगा, मौखिक रूप से भी मंत्रिमंडल बोल देगा तो राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर देगा। और इस आधार पर 1975 में हुआ ही ये भारत में। लेकिन उसके बाद में हमारे संविधान में संशोधन किया गया। संशोधन करने के बाद में इसमें एक शब्द जोड़ा गया, लिखित। लिखित में यदि देंगे मंत्रिपरिषद, तब जाकर के राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाएगी। अब बात करते हैं किस देश के संविधान से हमने ये ग्रहण किया है। ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जर्मनी के संविधान से। जर्मनी के संविधान से ये हमने इसको ग्रहण किया है। चलो, ये स्थितियां तो स्पष्ट हो गई। अब देखते हैं कि राष्ट्रपति आपातकाल में कौन कौन से अनुच्छेद में क्या दे रखा है। बहुत इजी टॉपिक है, इसको यदि ध्यान से एक बार भी देखोगे इजीली आपके समझ में आ जाएगा। बस इतना याद रखना, वीडियो को स्किप मत करना। स्किप करने से क्या होगा, बहुत से तथ्य होते हैं वो हमारे छूट जाते हैं, हम जल्दबाजी। हाँ, यदि आपको जल्दी देखना है वीडियो तो इसके स्पीड का ऑप्शन आता है, आप स्पीड बढ़ा करके देख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, और वैसे भी वीडियो ज़्यादा लंबा बनेगा नहीं, तो ज़्यादा लंबा नहीं बनेगा तो स्किप करने की आवश्यकता पड़ेगी भी नहीं अपन को। तो अपन बात करते हैं कि किन किन अनुच्छेदों के तहत राष्ट्रपति शासन की घोषणा होती है। देखो, हमारे यहाँ पर अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक, 352 से 360 तक में आपातकालीन उपबंध की घोषणा कर रखी है। किंतु हमें सभी नहीं पढ़ने हैं, हमारे काम के सिर्फ 3 अनुच्छेद हैं, और वही तीनों अनुच्छेद महत्वपूर्ण भी हैं और वही हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम उतना ही पढ़ें जितना पूछा जा रहा है, ठीक है। तो हम 3 अनुच्छेदों के बारे में बात करते हैं। पहले शॉर्ट रूप में यहाँ पे बता देता हूं वो अनुच्छेद कौन कौन से हैं। एक तो है अनुच्छेद 352, एक है अनुच्छेद 356 और एक है अनुच्छेद 360। ये हमारे 3 अनुच्छेद हैं। बस इन 3 के बारे में पढ़ना है हमें, और यही हमारे संविधान में सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को मानता हूं मैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 या आप आर्टिकल 352 मान लो। अब अनुच्छेद 352 में क्या दे रखा है? देखो, अनुच्छेद 352 के तहत यहां पर हमें हमारे देश के ऊपर लगेगा ये अनुच्छेद 352 किसी। तो यहां पर अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा, यहां पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है अनुच्छेद 352 के तहत। अब ये राष्ट्रीय आपातकाल क्या है? देखो, नाम से स्पष्ट है, राष्ट्रीय और आपातकाल मतलब पूरे राष्ट्र पे लगेगा ये। अब राष्ट्र पे लगेगा मतलब ऐसी स्थिति राष्ट्र के सामने आनी चाहिए कि जिसके कारण राष्ट्रपति मजबूर हो जाए कि अनुच्छेद 352 का प्रयोग करे। अब वो स्थितियां कौन कौन सी है?
देखो स्थितियों में अपन बात करें इसी के अंतर्गत है कि वह स्थितियां हैं कौन कौन सी। पहली स्थिति कि यदि बाह्य आक्रमण की स्थिति में, बाह्य आक्रमण की स्थिति मतलब कोई दूसरा देश भारत के ऊपर आक्रमण करता है, तब राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 352 का प्रयोग किया जाएगा। ये बाह्य आक्रमण। अब बाह्य आक्रमण में चाहे आप चीन ले लो, पाकिस्तान ले लो, मुख्य रूप से अपने यही तो शत्रु देश है। अब पाकिस्तान तो अपने लिए नॉर्मल चीज हो गया है, अपन उसको तो कुछ समझते नहीं है। अब महत्वपूर्ण मुकाबला अपना चीन के साथ में है। तो यदि भारत और चीन का युद्ध की स्थिति आती है, तब राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 352 का प्रयोग किया जाएगा। इसके अलावा किसी क्षेत्र में सशस्त्र विद्रोह हो जाए, किसी क्षेत्र में सशस्त्र विद्रोह, उस स्थिति में भी अनुच्छेद 352। अब सशस्त्र विद्रोह क्या है? सशस्त्र विद्रोह का अर्थ यह हुआ कि हमारे यहां पर कि कोई एक विशेष क्षेत्र है, अपनी मांग को मनवाने के लिए शांतिपूर्ण आंदोलन ना करने की बजाय शस्त्र उठा ले हुए और सरकार का और संविधान की अवहेलना करने लग जाए, उस समय उस स्थिति को हम बोलेंगे सशस्त्र विद्रोह। और इस सशस्त्र विद्रोह को दबाने का कार्य अपनी आर्मी करेगी, सेना करेगी। ठीक है, इस सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 का प्रयोग करता है। अब ये दो स्थितियां हमारे सामने आ गई। अब देखो इसके अलावा एक और है, देश में अशांति। देश में अशांति की स्थिति में, ये जो अशांति की स्थिति पहले शब्द था हमारे संविधान में, वर्तमान में नहीं है। इस अशांति को बदल करके क्या कर दिया गया? सशस्त्र विद्रोह में बदल दिया गया। अब इंदिरा गांधी ने जो 1975 में जो ये लगाया था, अनुच्छेद 352 का प्रयोग किया था, वो अशांति की स्थिति में लगाया था। तो उसके बाद में हमारे देश के नेताओं को और संसद को ये महसूस हुआ कि अशांति के नाम पर तो काफी कुछ गलत किया जा सकता है, इसलिए अशांति की स्थिति को हमने सशस्त्र विद्रोह के रूप में बदल दिया। ठीक है, अब दूसरे के बारे में बात करें अपन। हाँ नहीं, दूसरे के बारे में बात करें उससे पहले ये देखते हैं कि भारत में अनुच्छेद 352 का प्रयोग कब कब किया गया और किन स्थितियों में किया गया। तो भारत में सर्वप्रथम अनुच्छेद 352 का प्रयोग 1962 में, 1962 में, बाद में 1971 में और 1975 में। ये तीन स्थितियां ऐसी आई हमारे सामने, उस समय हमने ये इनका प्रयोग किया गया। ये 1975 25 जून है, 25 जून 1975। अब देखो ये स्पेशल डेट है, स्पेशल अलग तरीके से देखो। 1962 में इस अनुच्छेद 352 का प्रयोग क्यों किया गया था? उस समय चीन ने भारत के ऊपर आक्रमण कर दिया था। किसने आक्रमण किया था? चीन ने किया था। ठीक है, बाद में 1965 में पाकिस्तान ने भारत के ऊपर आक्रमण कर दिया, तो ये खत्म भी नहीं हुआ था और ये रेगुलर चला था। लगभग 1968 के लगभग तक ये आपातकाल चला था। 1962 में चीन ने आक्रमण किया था, 1965 में पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया और उसके बाद में 1971 में वापस भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। पाकिस्तान ने भारत के ऊपर वापस आक्रमण कर दिया था, तब वापस लगाया गया था। लेकिन हाँ, एक और बात है, इस दौरान जब आपातकाल लगा था और इस युद्ध में एक महत्वपूर्ण कार्य किया गया था भारत सरकार के द्वारा। उस समय भारत की जो प्रधानमंत्री थी वो श्रीमती इंदिरा गांधी थी। उन्होंने क्या किया था? पाकिस्तान का ही विभाजन कर दिया 1971 के युद्ध में और एक नए देश का निर्माण किया। और वो नया देश कौन सा था? बांग्लादेश। वर्तमान में हमें बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। बांग्लादेश का जन्म 1971 के युद्ध के दौरान ही हुआ था। ये भारत की सबसे बड़ी देन, एक नए देश को इस संसार के सामने या अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको मान्यता देता।
और उसके बाद जैसे ही भारत ने मान्यता दी, अन्य देशों ने भी बांग्लादेश को एक नए देश के रूप में मान्यता देना शुरू कर दिया। अब बात करते हैं 1975, 25 जून 1975। ये वो आपातकाल है जो काफी विवादास्पद रहा, बहुत ज्यादा विवादास्पद रहा। कारण ये था कि ये इंदिरा गांधी ने, श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में अशांति के आधार पर इस आपातकाल की घोषणा की थी। उस समय हमारे देश के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद, नाम याद रखना, फखरुद्दीन अली अहमद। आधी रात को फखरुद्दीन अली अहमद को घोषणा करनी पड़ गई आपातकाल के बारे में। 25 जून 1975 अशांति के आरोप में मुद्दा के यहां पर देखो शब्द स्पष्ट, इंदिरा गांधी ने कहा था कि देश में अशांति फैल रही है, इसलिए हमें आपातकाल लगाने की आवश्यकता है, और उन्होंने ये राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी, जिसके कारण विपक्ष के जितने भी नेता थे, बड़े बड़े नेता थे, सबको रातों रात उठा करके जेल में पटक दिया गया। और ये विवाद अभी भी बना हुआ है कि उस समय कांग्रेस सरकार ने या इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र की एक प्रकार से हत्या कर दी थी। ठीक है, अब इसका फर्क हमारे जीवन पे क्या पड़ता है कि अनुच्छेद 352 जैसे ही लगता है तो आम व्यक्तियों के ऊपर इसका क्या फर्क पड़ता है, इसके बारे में बात करेंगे। देखो, इसमें स्थिति यह आती है कि हमें जो मूल अधिकार दे रखे हैं, मौलिक अधिकार, हमारे संविधान के द्वारा मानव होने के नाते हमें कुछ मौलिक अधिकार दे रखे, या जिसको हम आम भाषा में मूल अधिकार के बारे में बात करते हैं। इन मूल अधिकारों के ऊपर इसका सीधा असर पड़ता है। यहाँ पर इन जो मौलिक अधिकार है इनको या तो समाप्त कर दिया जाता है या आंशिक रूप से इनको सीमित कर दिया जाता है। लेकिन इनमें से एक ऐसा अधिकार है जो किसी भी स्थिति में समाप्त नहीं होता है, और वो है हमारे पास में जीवन जीने का अधिकार। जीवन जीने का अधिकार हमारे पास में हर वक्त रहेगा। कैसी भी स्थिति आ जाओ देश के सामने, आपको जीवन जीने का अधिकार मिलता रहेगा। ये इसको समाप्त सरकार नहीं कर सकती। ये स्पष्ट लिखा हुआ है हमारे संविधान में। मतलब हमारे मूल अधिकारों में क्या फर्क पड़ता है, हमारे जो स्वतंत्रता का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार है, भ्रमण करने का अधिकार है, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार, काफी ऐसे अधिकार हैं। यदि अनुच्छेदों के बारे में बात करें तो इसका मौलिक अधिकार के ऊपर एक विशेष वीडियो पूरा का पूरा बनता है और बना रखा है। आप चाहो तो मौलिक अधिकार का वीडियो देख सकते हैं पीछे जाकर के। तो इसके तहत इन अधिकारों को या तो समाप्त कर सकते हैं या आंशिक रूप से इनको सीमित किया जा सकता है। बस एक अधिकार है हमारे पास में, वो सुरक्षित रहेगा हर स्थिति में, और वो है जीवन जीने का अधिकार। उसको हमसे कोई नहीं छीन सकता। यह हो गया अपना अनुच्छेद 352। अब बात करते हैं अनुच्छेद 356। अब अनुच्छेद 356 का क्या नाम दिया गया है? इसको नाम दिया गया है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन नाम से स्पष्ट है, राष्ट्रपति शासन है। इसका मतलब कहां लगेगा? राज्यों में लगेगा। कहां पर लगेगा? राज्य में लगेगा। अब राज्य में लगेगा तो किस आधार पर लगेगा? सबसे बड़े मुद्दा ये। और यदि राज्य में लग भी गया, आधार भी स्पष्ट हो गया, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो, राष्ट्रपति शासन का मुख्य उद्देश्य ये है कि कोई भी राज्य की सरकार संविधान की अवहेलना करने लग जाए, संविधान के अनुसार कार्य करना वो बंद कर देवे, तब राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाती है अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा। तो यहां पर हम लिख लेते हैं, राज्य सरकार
यदि संविधान की अवहेलना करने लग जाए, उस समय अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया जाता है। इसकी सूचना का कार्य, ये सूचना देने का कार्य हमारे यहाँ पर राज्यपाल महोदय को दिया गया है। अब क्या होता है कि जब राज्य सरकार संविधान की अवहेलना करने लग जाती है, संविधान को मानने से इनकार कर देती है, उस समय पूरी, जैसे ही अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया जाता है, पूरी की पूरी सरकार को भंग कर दिया जाता है। मतलब मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के पास में कोई शक्ति नहीं रहती है, वो हमारे जैसे आम नागरिक के समान हो जाते हैं। और समस्त शक्तियां किसके पास में चली जाती है? समस्त शक्तियां। यहां पर एक बात और ध्यान देने योग्य है, राष्ट्रपति शासन है तो इसका मतलब ये मत समझना कि समस्त शक्तियां राष्ट्रपति के पास में चली जाएगी। समस्त शक्तियां राज्यपाल, उस राज्य का जो राज्यपाल है वो राज्यपाल के पास में, राज्यपाल वहन करेगा। समस्त शक्तियां राज्य के पाल में निहित हो जाएंगी। अब सर्वे सर्वा उस राज्य का कौन हो जाएगा? राज्यपाल हो जाएगा। मुख्यमंत्री और उनका मंत्रिमंडल कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अब इसका आम व्यक्तियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? देखो, यहां पर गलती कौन कर रहा है? गलती कर रही है राज्य सरकार। क्या गलती कर रही है? उसने संविधान की अवहेलना करना शुरू कर दिया, तो दंड किसको मिलेगा? राज्य सरकार को मिलेगा। आम व्यक्तियों को इसका दंड क्यों मिलेगा? इसलिए हमारे मौलिक अधिकार के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। हमारे मौलिक अधिकार सुरक्षित रहेंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अनुच्छेद 356 का प्रयोग होने पर मौलिक अधिकार पर कोई असर नहीं होगा। कोई असर नहीं होगा का अर्थ स्पष्ट है एकदम। क्या है? यहां पर गलती राज्य सरकार कर रही है तो खामियाजा राज्य सरकार भुगतो। यहां पर देखो, राष्ट्रीय आपातकाल में हमारे मौलिक अधिकारों को सीमित किया गया था। क्यों किया गया था? ये देश का मामला है, देश के सामने विपत्ति आई है, तो देश का मामला आता है, वहां पर हम गौण हो जाते और देश सर्वोपरि हो जाता है। इसलिए वहां पर हमारे मौलिक अधिकारों को सीमित किया गया था। किंतु यहां पर राज्य सरकार का मामला, देश का मामला नहीं, एक राज्य का मामला है। एक राज्य का मामला होगा, गलती जो करेगा भुगतान वही उठाएगा। सीधी सी बात है। यहां पर आम व्यक्तियों के ऊपर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अपन राजस्थान की निवासी हैं, तो राजस्थान की निवासी होने के नाते हमें पता होना चाहिए कि राजस्थान में कौन कौन सी सन में आपातकाल की घोषणा की गई थी या अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया गया था। इसमें अपन सबसे पहले बात करें 1967, 1977, 1980 और 1992। 4 बार राजस्थान में अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया जा चुका है। 1967, 1977, 1980, 1992। हाँ, इसमें एक चीज और अपन स्पष्ट कर सकते हैं कि यदि किसी भी सरकार को बहुमत न हो, किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है, तो और राज्यपाल को लगता है कि नहीं इस पार्टी को बहुमत है, नहीं इसको बहुमत है, और कोई भी सरकार बनाने के योग्य नहीं है, उस वक्त भी अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, और करते हैं। और भारत के इतिहास में एक और महत्वपूर्ण चीज है, यदि सबसे ज्यादा जिस अनुच्छेद का फायदा लिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, वो है अनुच्छेद 356। क्या होता है? शुरुआती दौर में केंद्र में अलग सरकार, केंद्र में मुख्य रूप से शुरुआती दौर में हमें पता है जब आजाद हुआ था तब से लेकर के लगभग 1990 तक, 1990 तक मान लो से, तो मुख्य रूप से कांग्रेस की सरकार थी। राज्यों में किसी अन्य पार्टी की सरकार बनती तो कांग्रेस वहां पर क्या करती थी? मुख्य रूप से राष्ट्रपति शासन लागू कर देती थी। बहुत ज्यादा दुरुपयोग अनुच्छेद 356 का किया गया था शुरुआती दौर में। अभी इसमें काफी कुछ बदलाव आया है और अब ऐसी स्थितियां बहुत कम होती हैं कि केंद्र सरकार है वो इसका दुरुपयोग करे, अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग करे। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से अनुच्छेद 356 के, इसमें बस आप अपन राजस्थान के निवासी इसलिए ध्यान में रखना है आपको कि 1967
1977, 1980, 1992 में मुख्य रूप से राजस्थान में ये लगे थे। इसके अलावा यदि एक और बात करें तो सर्वप्रथम पेप्सू क्षेत्र में इसका प्रयोग किया गया था। पंजाब वाला जो क्षेत्र है वहां पे, या ये सीधा सा याद रख लो, पंजाब में सबसे पहले अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया गया। अब अपन अंतिम अनुच्छेद के बारे में बात करेंगे और वो है अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360, ये अनुच्छेद 360 का प्रयोग अभी तक भारत में एक बार भी नहीं किया गया है और इसको कहा गया है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल मतलब देश में अचानक से वित्त की कमी हो जाए, धन की कमी हो जाए, उस वक्त राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 360 का प्रयोग किया जाएगा। अभी तक ऐसी स्थिति हमारे सामने नहीं है, हमारे देश के सामने नहीं है। एक बार स्थिति आई थी 1992 में, किंतु सरकार ने समझदारी का परिचय दिया और वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की। अन्य देशों से हमने कुछ कर्जा लिया, हमारे देश का सोना गिरवी रखना पड़ा हमें, किंतु स्थिति हमने सामान्य कर ली थी कुछ ही समय में। तो अभी तक अनुच्छेद 360 का प्रयोग भारत में नहीं हुआ है। तो इस हिसाब से हमारे जो आपातकालीन जो उपबंध थे वो पूरे हो गए। तो हमें मुख्य रूप से 3 अनुच्छेद याद रखने, अनुच्छेद 352, 356 और 360। मेरे हिसाब से आप सबको ये वीडियो है, ये टॉपिक है, अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और आनंद भी आया होगा पढ़ने में। तो यदि आनंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।